सच्चा रिपोर्ट क्या कह रही है सर? सच्चा रिपोर्ट को भी तो देखें ना। जवाब मैं देता हूं। इंडिया के अंदर माइनॉरिटी क्या हो रहा है? आपकी सच्चा रिपोर्ट को आप नहीं देख रहे। सच्चा रिपोर्ट की आप बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं बांग्लादेश में माइनॉरिटी, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। सच्चा रिपोर्ट की बात नहीं हो रही। जरा सा बात कर रहे हैं। आप जितने पाकिस्तान में खुश नहीं है राजा कासिफ, उतने यहां पर मुसलमान खुश है हिंदुस्तान में। आप जितने पाकिस्तान में खुश नहीं है, आपको तो ये फिक्र भी सता रही होगी कि रात के खाने में क्या क्या होगा, रोटी होगी या नहीं होगा, कबाब और गोश्त होंगे या नहीं होंगे। यहां ऐसी कोई फिक्र नहीं है मुसलमानों को। मैं कपिल कुमार से जवाब ले लेता हूं आपका। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए अश्विनी सिवाज जी के जवाब से, तो कपिल जी आपको जवाब देंगे आपके सवाल का। देखिए, मैं ना तो परसेंटेज के जवाब में जाऊंगा। हाँ, मैं इनको कुछ बता दूं, इन्होंने 71 की बात की। हम हिंदू और हिंदुस्तानी इतने बगैरत नहीं हैं कि हम अपने ही धर्म के लोगों को ये कहें कि तुम्हारी नस्ल बदल देंगे। ये कहा था आपके याहिया खान ने बंगाली मुसलमानों को लेकर के, और जब बंगाली मुस्लिम औरतों के रेप करवाए थे। याद करिए जनाब जी इस बात को। आप लोग बलोच मुसलमानों के साथ आप क्या करते हैं? वो मुसलमान नहीं है। मुझको तो आप बता रहे हैं हिंदुस्तान में मुसलमान का क्या हाल है। सिंधी मुसलमानों के साथ आप क्या करते हैं? कश्मीर के अंदर आपने क्या किया है मुसलमानों के साथ में? तो इसलिए बेशर्मी की बात मत करिए। और तालिबान दुनिया के अंदर आप ही ने बनाया था। अरे सुनने का गुर्दा रखिए साहब। अब जब मैं सुना रहा हूं ना आपको, अरे सुनने का गुर्दा रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं तो मैं आपको बोलने ही नहीं देता। समझ गए आप? सुनने की हिम्मत रखिए। एक दिन मुझे बता दीजिए। अरे यार चुप करवाओ, इसका माइक बंद करवाओ, इसका माइक बंद करवाओ। जनरल याहिया खान को याद कर लो, और याहिया खान को भी तुमने फांसी पे चढ़ा दिया था। समझ गए? मुझे पढ़ के आया करो बात करने के लिए अपनी याददाश्त के साथ। एक दिन मुझे 1948 से बता दीजिए। रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, आपने पढ़ी भी नहीं होगी, आपने देखी भी नहीं होगी। हालात आपके क्या है भाई? ओ यार देख सुन, तुझे अगर डिबेट नहीं करनी है ना तो मत कर, छोड़ जा डिबेट को। हम तो ये समझे? नहीं, ये तरीका नहीं है साहब। मैं नहीं साहब, मैं इससे नहीं सुनूंगा इस तरीके की बकवास के। मैंने नहीं पढ़ी है। ये पढ़ा लिखा आदमी है। ये जानता है मैं कौन हूं जो मुझे कह रहा है मैंने नहीं पढ़ी लिखी है, और बीच में बोल रहा है। अरे मैं तुम्हारे बीच में बोला था क्या भैया? तुम गधे बेचने वालों का काम ही यही है। तुम बीच में ढेचू 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 जरूर करोगे। नहीं, ढेचू 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 जरूर करोगे, क्योंकि तुम्हें गधे बेचने हैं। तुम्हें चैनल पे आके भी गधे बेचने हैं, कटोरा लेके अपना। तो ढेचू ढेचू भी करोगे और कटोरा भी आगे कर दोगे। तर्क सुनने को तो तुम तैयार नहीं हो, फैक्ट सुनने को तो तुम तैयार नहीं हो। राजा कासिम को भी हंसी आ गई। राजा कासिम एक बात समझ लो, आज 15वीं शताब्दी नहीं है जो गधा काट लोगे तलवार से। समझ गए? समझ गए आप इस बात को? समझ गए? और एक बात और सुन लीजिए, आज हम नहीं, ये जो कट्टरता है ना, मानसिकता, जिस दिन ये कट्टर मानसिकता जब आपका गला घोटेगी ना पाकिस्तान में, आपकी ये टाई और ये उतरवा के ना आपको पजामा पहना देगी, वो भी नीचे से 1 इंच उठा हुआ। उस दिन मुझसे बात कर रहा आप, उस दिन मुझसे बात कर रहा आप, उस दिन बात कर रहा मुझसे आप, जिस दिन वो पजामा पहन के घूमोगे 1 इंच उठा हुआ। ठीक है, ठीक है। मुकीम अहमद को लाते हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ पत्रकार हैं। मुकीम अहमद जी, मुकीम अहमद, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो कुछ हो रहा है और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसे लेकर किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप लोग? मुकीम अहमद साहब दोबारा रिपीट कीजिएगा, यहाँ तो बहुत शोर है आपकी। आप ही की तरफ से शोर हो रहा है साहब। वो आपके जो राजा कासिफ साहब हैं वो चिल्ला रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आप एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, तो पत्रकार वहां के किस नजरिए से देख रहे हैं पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, जो अहमदिया मुस्लिमों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा झेलना पड़ा कट्टरपंथियों का वहां, और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है पाकिस्तान के इशारे पर, उसे पाकिस्तान के पत्रकार कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल या उसका कोई पार्ट नहीं है। ये उनका इंटरनल इशू था जो स्टार्ट हुआ उस कोटा सिस्टम की वजह से, जो उन्होंने आपके हिमायत याफ्ता लोगों के जरिए जिस वक्त बांग्लादेश बनाया था, तो उनको और उनकी औलाद को 50 साल के बाद तक 30% कोटा दिया था एम्प्लॉयमेंट में। उसके नतीजे में ढाका यूनिवर्सिटी से वो एजुकेशन शुरू हुआ जो सिर्फ 5 हफ्ते रहा, और आपकी डार्लिंग हसीना वाजिद को साड़ी संभालते हुए जहाज पे आपके पास पहुंचना पड़ा। अपनी डार्लिंग भी बता दो कौन है, बेनजीर थी, कौन थी? आपके गम गुस्से को देख के मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आप लोग कितनी तकलीफ में हैं।
कि वो हसीना वाजिद जो आपकी डार्लिंग है वो आपके हाथ हमें से तो जाने- डार्लिंग बेनजीर मुझे- भुट्टो के मरने पे भी तकलीफ हुई थी भाई। मुकीम अहमद साहब, जब बुरा मत बेनजीर मानिएगा। भुट्टो को आपने बम से उड़ाया था, अरे नहीं, उस डार्लिंग पे भी हमें मुकीम- तकलीफ हुई मुकीम- थी। अच्छा, मुकीम अहमद साहब बुरा मत मानिएगा, उस आपकी डार्लिंग बात पे भी सुन हमें के मुझे तकलीफ आपके हुई थी। पत्रकार चांद नवाब याद आ गए। आपके लिए तो हर औरत डार्लिंग होती है ना, ये इज्जत करना जानते हैं आप मुझे औरतों की। नहीं कपिल जी, आपके लिए हर औरत डार्लिंग होती है। अरे अपनी डार्लिंगों को देखो, जाके घर में बिठा रखी है, कितनी 4 है 5 है। मुकीम अहमद साहब, हर आपकी बात औरत को सुन के डार्लिंग बताते हो तो मुझे आपकी बात सुन के आपके पत्रकार चांद नवाब याद आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं चांद नवाब से बात कर रहा हूँ। खैर, बात डार्लिंग पूरी है, कीजिए। हर महिला इनके लिए डार्लिंग है। अर्जू जी क्या बोलते हैं आपके ये पत्रकार? हाँ, भाई आप कहते रहे अब मैंने डार्लिंग आपकी पसंदीदा सियासतदान के तौर पे कहा। हम जानते हैं आपके लिए डार्लिंग का मतलब क्या होता है। बकरियों को भी आपके यहाँ लोग डार्लिंग कहते हैं, बकरियों को भी कहते हैं, हमने भी देखे हैं वो वीडियो। अच्छा सुनिए, मुर्दा को भी डार्लिंग कहते हैं बहुत आपके यहाँ। सीरियस इशू पर हम डिबेट कर रहे हैं कपिल जी। सीरियस ही खैर, बता रहा हूँ। अब मैं कहीं भी नहीं मानता कि आप गंभीरता से इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन अब जी न्यूज़।